गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली बार होमवर्क कहाँ तक मिला था? पंचायती राज, हाँ, म्यूनिसिपैलिटी, हाँ। और फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल नहीं लिया था, हाँ। तो आज होमवर्क में लिखिए फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, है ना। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, दोनों में अंतर डिफरेंस लिखिएगा। 10-10 डिफरेंस दिए दोनों में, 10 डिफरेंस लिखने की आदत डालिए। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एकदम से एग्जाम में याद नहीं आएगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार फिर बिना देखे उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अनुसूचित क्षेत्र है, एक शेड्यूल्ड एरिया है, एक ट्राइबल एरिया है। तो एक शेड्यूल्ड एरिया है, एक ट्राइबल एरिया। तो फिफ्थ वाला शेड्यूल्ड और सिक्स्थ वाला ट्राइबल एरिया। सिक्स्थ में 4 स्टेट हैं, नाम याद रहने चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 4 स्टेट कौन कौन से हैं उनके नाम याद रखिए। थोड़ा सा अंदाज लगाएंगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो उन 4 स्टेट के लिए स्पेशल व्यवस्था है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। और वो बाकी राज्यों में दूसरी सुविधाएं हैं, उनको हम लोग शेड्यूल्ड एरिया में लेते हैं। तो मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड एरिया में आता है, ठीक है। अधिकांश जगहों पर मंत्रालय है अलग से, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, जनजातीय मंत्रालय। तो अलग से मंत्रालय की व्यवस्था है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, हेडलाइन लिखिएगा, शॉर्ट नोट बनाइए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार परिषद, बहुत ताकतवर संस्था होती है जनजातीय सलाहकार परिषद, लगभग विधानसभा के बराबर ताकत होती है जनजातियों के मामले में। और ये जो फिफ्थ शेड्यूल है, इस फिफ्थ शेड्यूल में यहाँ आप देखेंगे तो उसमें स्वायत्त जिला, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद। तो ये स्वायत्त जिला परिषद भी बहुत पावरफुल है रिचुअल्स के मामले में, कस्टम्स के मामले में। तो जो लोग सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी है। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में ही आप एक इसमें और देखते हैं, पेसा, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरिया, पेसा एक्ट, PSA, पेसा एक्ट। और दूसरा एक और आता है जो 2005 का फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो ये 2 एक्ट जो हैं इसके साथ जुड़ेंगे, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के साथ, कि आदिवासियों को फॉरेस्ट के कुछ अधिकार हैं, जनजातियां जंगल जा सकती हैं और वहाँ से लकड़ी और कुछ छोटे छोटे प्रोड्यूस जो होते हैं उनको इकट्ठा कर सकती है, उनको बेच भी सकती है और अपना काम चला सकते हैं। ये उनका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट जैसा। और इसके लिए उनको क्या क्या सुविधाएं और वो सब दी गई हैं। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी परिवर्तन है। वहाँ पर सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो है माइनर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरव्यू में ये ज़रूर अभी पूछ रहे हैं। माइनर मिनरल्स, सूक्ष्म खनिज, छोटे खनिज, बड़े खनिज तो सब जानते हैं हम लोग, आयरन, ये कोयला, ये सब है। लेकिन जो माइनर मिनरल हैं वो जब भी कभी माइनिंग करनी होगी उसकी,
तो ये जो पैसा है और ये जो फॉरेस्ट राइट है, इसके तहत जो ग्राम सभा होगी पंचायत की, उस ग्राम सभा की परमिशन लगेगी, चाहे संसद ने पास कर दिया हो, उसके बावजूद भी ग्राम सभा की परमिशन लगेगी। तो ये बहुत खतरनाक कानून है, क्योंकि किसी अभी 2-3 बार हो गया है कि बहुत बड़े रईस आदमी हैं, भारत के सबसे रईस आदमी हैं, और वहाँ प्रोजेक्ट लगाने गए, लेकिन ग्राम सभा ने मना कर दिया, तो प्रोजेक्ट नहीं लगा। तो ग्राम सभा की ताकत, जो आदिवासी लोगों का गांव है, वो सब इकट्ठे होकर के अगर एक साथ मना कर दें या बहुमत से मना कर दें कि ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनर मिनरल में आता है, तो माइनर मिनरल जो है वो उनका विषय कर दिया है, तो ये शायद संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा उनको, या फिर संसद में बड़ा कानून ला करके संशोधन करके फिर वो करेंगे। तो मुश्किल है, ये थोड़ा सा टफ है, और जब ये आएगा तो फिर जनजातीय वोट खतरे में पड़ जाएंगे। तो जो भी पार्टी ये करेगी खतरे में पड़ जाएगी, ट्राइबल्स के वोट नहीं मिल पाएंगे, तो दिक्कत वाला काम है। तो पॉलिटिक्स भी होती है, तो ये समझिएगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, बाकी जनरल है, बाकी तो आप गूगल पे करेंगे तो उसमें 2 पार्ट में मिल जाएगा, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अगर आप हैं तो मध्य प्रदेश का जरूर याद करिए, क्योंकि यहाँ एक मंत्रालय भी है, ट्राइब्स बहुत है, 23% पॉपुलेशन यहाँ की जनजातियाँ हैं, तो भारत की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ज़िले हैं, जैसे मंडला है, झाबुआ है, जो उसमें आते हैं, शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें शेड्यूल्ड एरिया है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC, और उसमें सारे विधायक आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे, मिनिस्टर आ जाएंगे, जो भी ट्राइब से आते हैं उन सबको मिला करके उन सबको सही राय ली जाती है उस क्षेत्र के लिए कोई भी काम करने के लिए। तो लैंग्वेज थोड़ा ठीक बना के रखिएगा, लैंग्वेज ठीक बना के रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बना के रखेंगे तो ठीक रहेगा। लैंग्वेज पे मेंस में तो लैंग्वेज पे कमाल होगा, और प्रीलिम्स में आपका भाव ठीक होगा तो गैस भी लग जाएगा, अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूटीज़ पे चलते हैं, यूनियन टेरिटरीज पे। अगला पार्ट है यूटीज़। इसी के पहले चलिए पहले यूटीज़ कर लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। तो यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने हैं वो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यूटी भी है और राज्य भी है, क्योंकि अभी यूटी का दर्जा पूरी तरह से गया नहीं है, राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा उसको मिल गया है। दोनों ही चर्चा में है, दोनों के लिए बिल आए हुए हैं, और पिछले समय में दोनों में बहुत परिवर्तन हुए हैं, बहुत चेंज आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं। तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, एक दिल्ली से, पक्का इस एग्ज़ाम में है। अब आप उसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो पहले हम जम्मू कश्मीर, पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली जो है 1991 और कौन सा संविधान संशोधन, 93rd नहीं, 93rd नहीं है, 69 वो अमेंडमेंट है। हाँ वो अमेंडमेंट है, ये जो बता रहे हैं 69 वो एक्ट है दिल्ली का। तो दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें असेंबली होगी, विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। तो स्टेट विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट है तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो स्टेट का दर्जा लेजिस्लेटिव असेंबली की वजह से ही है। लेकिन सारा झगड़ा ये इस बात का है कि अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो डेफिनेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, मंत्रिपरिषद भी है, और फिर मुख्यमंत्री भी है। तो ये जो अभी दिल्ली का सारा जो झगड़ा है वो एलजी वर्ड पे टिका हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपने जितने भी राज्य देखे हैं वहाँ पर गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, और जो यूटी होते हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अगर यूटी है तो एडमिनिस्ट्रेटर है,
केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है तो क्या है, राज्यपाल, उपलोकायुक्त क्या है, उपराज्यपाल है, एलजी है। और यूटी है तो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक है। और यूटी या स्टेट है, स्टेट का दर्जा है, जैसे पौंडीचेरी को है और दिल्ली को है और जम्मू कश्मीर को। 3 ऐसी यूटीज़ हैं जिनको राज्य का दर्जा दिया गया है। उनमें आता है पौंडीचेरी, पुदुचेरी बोलेंगे पुदुचेरी और दिल्ली और जम्मू कश्मीर। लद्दाख यूटी हैं विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर यूटी हैं विद लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, इसलिए वो उस राज्य के दर्जे की तरह है। राज्य का दर्जा जो दिल्ली का है वैसा ही है। अब जब राज्य का दर्जा जहाँ हो गया किसी को, तो फिर गवर्नर आना चाहिए, लेकिन उसको गवर्नर नहीं दे रहे हैं। गवर्नर दे देंगे तो फिर वो पूर्ण राज्य हो जाएगा। गवर्नर दे दिया तो फिर पूर्ण राज्य दे दिया, तो यानी उसके पद का नाम जो है उन्होंने बीच का रखा, ना एडमिनिस्ट्रेटर रखा ना गवर्नर रखा, बीच का रखा, एक नया पद क्रिएट किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट वर्ड सेना से आता है, मिलिट्री और आर्मी और उधर से, तो लेफ्टिनेंट यहाँ कैसे हो गया, पर ठीक है जो भी है, वो नाम दे दिया। और उसको एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बना दिया यूनियन गवर्नमेंट का। तो सारा झगड़ा यहीं पे आके टिक गया है कि अब आप जो हम लोग एक चेन सिस्टम बोलते हैं कि एक चेन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जिस चेन से आती है, वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जिम्मेदार है विधानसभा के प्रति। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है विधानसभा के प्रति, और विधानसभा जिम्मेदार है जनता के प्रति। विधानसभा जिम्मेदार है जनता के प्रति, यानी जनता ने चुना है विधानसभा को, विधानसभा ने चुना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो चीफ है वो चीफ मिनिस्टर है। तो लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सॉवरेंटी जो मानते हैं हम लोग, संप्रभुता, वो जनता में मानते हैं। और जनता में यदि सॉवरेनिटी मानते हैं तो जनता की प्रति जिम्मेदारी जो है वो मायने रखती है, लेजिस्लेचर। लेकिन लेजिस्लेचर तो अपने आप को एक्सप्रेस करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मंत्रिपरिषद से, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही सीधी विधानसभा है और विधानसभा की जवाबदेही सीधी जनता है। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से पूरा यही सीक्वेंस चलना चाहिए। अब एलजी जो जवाबदार है, एलजी को जो जवाब देना होगा वो केंद्र सरकार को देना है, जनता को नहीं देना है। वो जनता का प्रतिनिधि नहीं है, वो अपॉइंटेड है, नॉमिनेटेड है एक तरह से, और वो केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। और आपने राज्य सरकार बनाई है तो लोगों को लगा है कि हमने चीफ मिनिस्टर चुना है, हमने लेजिस्लेचर चुना है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली चुना है, मतलब चीफ मिनिस्टर चुना है। इसलिए ये जो मामला अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट गया कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को डील करने वाले जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स खास करके, उनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग का जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए, जैसा मध्य प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, सब जगह होता है। वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री ही ट्रांसफ़र करते हैं अपने विभाग के, मंत्री ट्रांसफ़र करते हैं। और लीगल पावर तो मंत्रियों को हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ लीगल पावर नहीं है, लेकिन करते वही हैं। हस्ताक्षर एडमिनिस्ट्रेटर करता है। लीगल सोवरेंटी कहाँ पर है? लीगल सोवरेंटी
यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में जो कोई ऑर्डर निकाले जाते हैं उसमें मिनिस्टर भी साइड में सिग्नेचर करते हैं, काउंटर सिग्नेचर करते हैं। तो वहाँ उनको लीगल वाला पावर भी है। भारत में लीगल वाला पावर है ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को, या फिर स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स को। वो सिग्नेचर करते हैं, राज्यपाल के आदेशानुसार लिखते हैं सिग्नेचर, आईएएस, डिप्टी कलेक्टर ऐसे लोग करते हैं। मंत्री कभी सिग्नेचर नहीं करते, मंत्री के सिग्नेचर होते ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि जो लीगल सॉवरेंटी वो हमारे यहाँ नहीं है, उस टाइप की नहीं है। बस ये कि माना जाता है कि मंत्री कर रहा है, मंत्री के यहाँ से एक लेटर जाएगा संबंधित अधिकारी को कि इसका ट्रांसफ़र ऑर्डर निकालिए, या ट्रांसफ़र ऑर्डर निकालने के बाद मंत्री को सूचित करने वाला एक लेटर हो जाएगा कि मंत्री के ऑफिस में एक लेटर भेज दिया जाएगा, इनका ट्रांसफ़र हमने कर दिया है। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि मंत्री ही कहता है कि किसका ट्रांसफ़र कहाँ करना है। वो अधिकारी लेटर चाहे उसे पहुँचा देता है बाद में, लेकिन मंत्री ही कहता है। क्यों मंत्री कहता है? क्योंकि वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार और विधानसभा जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो ये व्यवस्था दिल्ली में नहीं है। और जब आप लोकतंत्र में वोट लेने के लिए जाते हैं तो लोग हिसाब मांगते हैं कि आपने ये काम समय पे क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। तो वो जिन अधिकारियों को आदेश देते हैं वो अधिकारी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इनके पास कोई पावर नहीं, हमारे ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, पोस्टिंग कर नहीं सकते, तो कमिटमेंट पूरा नहीं होता। तो फिर जुडिशरी ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सर्विसेज जो हैं वो स्टेट का हिस्सा है, और स्टेट की जो सर्विसेज उनके पास आती हैं वो आप इनके पास दीजिए। खास करके पुलिस तो वैसे भी लिया हुआ है, लेकिन आप सर्विसेज भी पूरी अगर ले लेंगे, पुलिस उनके पास नहीं है, सर्विसेज भी ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तर्क सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है कि दिल्ली जो है वो कंट्री का फेस है एक तरह से, और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है या यहाँ कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उससे पूरे देश का नाम खराब होता है, विदेशों में गलत इमेज जाती है। तो हम ये इतना महत्वपूर्ण काम जो है इनको नहीं दे सकते। तो फिर इलेक्शन नहीं करवाने थे, चीफ मिनिस्टर नहीं बनवाना था, यूनियन टेरिटरी बना के, एडमिनिस्ट्रेटर बना के सीधा प्रशासन करना था। अगर आपने किया है तो उसको डेलीगेशन पावर तो करना होंगे, पावर डेलीगेशन तो करना होगा। तो यही मुद्दा है दोनों का झगड़ा। उनका स्टैंड मैंने बता दिया, स्टेट का स्टैंड बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, इधर जैसे ही डिसीजन दिया उन्होंने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया, प्रेसिडेंट ने अध्यादेश लिया है, और उसके बाद कानून बना दिया कि नहीं, दिल्ली का जो सर्विसेज है वो, तो इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए। 2023 का ये कानून है, और कानून आया अध्यादेश के बाद में। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और वो लागू हो जाता, बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी एक्साइटेड थी और वो करने ही वाले थे कुछ, कि इसी बीच में वो ऑर्डिनेंस आ गया, और उसके बाद जब सदन में वो दोनों सदनों में पास हुआ तो वो एक्ट हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वो एक्ट हो गया। तो ये जो पावर है ये फिर छीन ली गई। लेकिन अब ये पावर छीनी किसने? तो यहाँ जो एक डिबेट आती है एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा लिखिएगा। मैंने काफ़ी पढ़ाया है पहले बीच में, तो एक शॉर्ट नोट जो है, शॉर्ट नोट तो नहीं, बड़ा मिलेगा आपको, 300 शब्दों में इसके ऊपर एक स्टोरी बनाई है। एग्जीक्यूटिव वर्सेस आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ पावर, एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर। तो आर्टिकल 50 यहाँ लागू हो जाएगा कि एग्जीक्यूटिव्स, इसमें बहुत सारा आ गया। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जो 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए, इसमें भी आएगा, इस वाले में भी आएगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो, फिर अभी सीईसी के बारे में आएगा, उसके बारे में भी आएगा, फिर लोकपाल के बारे में भी आता है, और कॉलेजियम सिस्टम की बात होती है तब भी आता है। और थोड़े दिन पहले जब ईडी का जो संजय मिश्रा है, जो डायरेक्टर है, उसको चेंज किया था, 3 बार उनका एक्सटेंशन हुआ था, तो वो भी एक मुद्दा है, उसको भी लिखिएगा।
वो अभी हम ईडी में जब आऊँगा मैं आपको डिपार्टमेंट्स करवाऊँगा तो उसमें बताएंगे, लेकिन वो भी सब इसी में आएगा। सारा जगह पर न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जज, कोई भी नॉमिनेटेड, उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई जज जरूर होना चाहिए सिलेक्शन के समय में, जब आप सिलेक्ट कर रहे हो किसी आदमी को। लेकिन इन सब चीज़ों में वो गायब रहता है, अधिकांश जगहों पे उनको बाईपास किया जाता है। तो अभी ये सब झगड़ा है जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। डीएम वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज क्या? हाँ नहीं वो वहाँ नहीं जाना है अपने को, यहीं रहना है। हाँ, लोकल लेवल पे नहीं आना है, ठीक है ना, वहीं पे करना। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का मतलब प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो एग्जीक्यूटिव हो गए। यहाँ एग्जीक्यूटिव में हम लोग अभी प्रशासनिक अधिकारियों को लेके नहीं आएंगे, है ना, प्राइमरी एग्जीक्यूटिव वही हैं। ये तो बचा खुचा वो जो है वो काम करते हैं। मेन एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये मेन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो कार्यपालिका का मतलब वही होता है। ये कार्यपालिका, वो इलेक्टेड हैं, ये सिलेक्टेड वाले हैं, ये उनके काम को करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, ये उनको असिस्ट करने के लिए, ये कार्यपालिका है नहीं, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन ये उनके बिहाफ पे करते हैं, उनके लिए करते हैं, अपने से नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेटर अपने से नहीं करता, अपना उसका खुद का कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए अभी मैं सैलरी की जो बात बता रहा था कि सैलरी एडमिनिस्ट्रेटर की, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वालों की, ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी कम क्यों है, जुडिशरी वालों की सैलरी ज़्यादा क्यों है? तो उसका कारण है कि वो सेकेंडरी ओरिजिन है, उनका ओरिजिन प्राइमरीली कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन से। वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकले हुए। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है कि आपको सेफगार्ड करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, आप उसके गार्डियन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। इसलिए वो ये काम कर रहे हैं और इसलिए उनको पावर भी ज़्यादा है और इसलिए वो जिद भी कर सकते हैं और इसलिए वो टांग भी अड़ा सकते हैं, क्योंकि ये उनका काम है, उनको नियुक्त किया हुआ है, वो अपॉइंटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन से उनको पावर मिलती है सीधी। ब्यूरोक्रेट्स को पावर कहाँ से मिलती है? ब्यूरोक्रेट्स को स्टैट्यूटरी लॉ से मिलती है। यूपीएससी अपॉइंट करता है, फिर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको अपॉइंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट नहीं करता, इसलिए उसकी सैलरी कम है। और दूसरी चीज़, उसका डिसीजन मेकिंग भी उतना मायने नहीं रखता। जुडिशरी का डिसीजन जो होता है वो मैंडेटरी है, उसका डिसीजन जो होता है वो नहीं है वैसा, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करता है, सेकेंडरी एग्जीक्यूशन करता है। प्राइमरी एग्जीक्यूशन किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है। तो ये डिबेट जो है ऐसे आपको उसमें, ये इस साल बहुत ज़्यादा हो गया है, खास करके DY चंद्रचूड़ और अभी की सरकार के बीच इतना ज़्यादा हो गया कि ये हॉट, बिल्कुल सबसे हॉट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आएगा। तो मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट के हिसाब से थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिल्ली वाला जो है मुद्दा ये है। बाकी तो दिल्ली सिंपल है कि एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर वाला दूसरा मुद्दा। जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से जाकर के पढ़िए, क्योंकि आखिर जम्मू कश्मीर की दिक्कत आई क्यों। तो 23 अक्टूबर 1947 को जब कबायलियों ने हमला किया था तो राजा हरि सिंह ने मदद मांगी थी। पाकिस्तान के से आए हुए लोग जो है श्रीनगर को लूटने लगे, तो राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जवाहरलाल नेहरू से कहा कि कुछ मदद कीजिए, इन लोगों को भगाना है, सेना दीजिए या मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं किए हैं, आप भारत में शामिल हो जाते तो ये भारत का हिस्सा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने किए नहीं हैं तो अब देख लो आप अपना। तो उन्होंने कहा नहीं हम करते हैं। तो 24 तारीख को उन्होंने किया, 23 को ये सब हुआ। फिर उन्होंने जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में एक शर्त थी, और शर्त ये थी कि जब हम लोग ने उसको शामिल किया तो 370 दिया, उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया, उसका नाम था आर्टिकल 370। और उसमें ये शर्त थी कि आप
तीन चीज़ें हमारी देखेंगे। आप कम्युनिकेशन देखेंगे, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखेंगे और कम्युनिकेशन देखेंगे और फॉरेन अफेयर्स देखेंगे। तीन चीज़ें इंडिया देखेगा, फॉरेन अफेयर्स, जम्मू कश्मीर का फॉरेन अफेयर्स, जम्मू कश्मीर का एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड जम्मू कश्मीर का कम्युनिकेशन, संचार। इसलिए वहाँ बार बार इंटरनेट बंद कर सकते थे हम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की शर्त थी। बार बार इंटरनेट बंद कर सकते हैं, शटडाउन हो सकता है। इसी तरह से एक्सटर्नल अफेयर्स का हम लोग देखते थे, तो पूरा था उस तरह से। बहुत सारे रेफरेंडम और हम जवाहरलाल नेहरू का क्या विवाद है उसमें नहीं जाते, हम तुरंत 370 इसमें आते हैं, क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो उसका एक स्पेशल स्टेटस आ गया 370, और वो भारत का हिस्सा हुआ 370 के माध्यम से। लेकिन उसकी एक विशिष्ट स्थिति थी, और आपको पता है 1970 तक तो लगभग जितने वहाँ के सीएम होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, वो सब प्रधानमंत्री लिखते थे, अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री लिखते थे। दिल्ली जब भी आते थे तो एज ए प्राइम मिनिस्टर मिलते थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, ऐसे लिखता था जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर आए। आप विकिपीडिया पे जाके देखेंगे तो मिलेगा। लेकिन आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आंदोलन देखा होगा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन में यही था कि एक देश दो विधान दो निशान नहीं रह सकते। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन उनका भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का भी है। तो दो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे। जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था, अपनी एक भाषा थी, उर्दू राजभाषा थी, और वहाँ के अपने निशान थे, उनका अपना झंडा था। तो ये सारे झंझट थे। तो अभी क्या हुआ है? तो अभी कुछ नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फर्स्ट टाइम आया, समय समय पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलते हैं, जब जैसे राष्ट्रपति शासन होता है या जैसे, तो वहाँ शेख अब्दुल्ला की सरकारें रही, फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी। यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट रही काफ़ी समय तक। तो 30-40 सालों में 30-40 सालों में 70-80 आते 80 तक आते लगभग 90% से ज़्यादा जो 370 के प्रोविजंस थे, जो कि राज्य सरकार के पास थे। 370 में यही स्पेशल स्टेटस था कि 3 मामलों में कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी, यानी कि यूनियन बनाएगा, दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है वो बनाएगी, और बाकी जितने भी मसले हैं, जितने भी मुद्दे हैं, राज्य सूची के तो हैं ही, लेकिन उन 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी मुद्दे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में क्या होता है कि हम लोग 7 शेड्यूल से चलते हैं, यूनियन लिस्ट के केंद्र बनाती है कानून, स्टेट लिस्ट के कानून मध्य प्रदेश सरकार बनाती, मध्य प्रदेश विधानसभा बनाती है, और बाकी जो कंकरेंट है वो दोनों बना सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में केवल 3 मामले में ही 1954 से पहले, 1954 से पहले केवल 3 चीज़ें थी, प्रतिरक्षा यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन संचार, और तीसरा फॉरेन अफेयर्स। यस, फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो भी होगी। तो ये जो तीनों चीज़ें, विदेश नीति, इन तीनों पे कानून जो है वो केंद्र सरकार 1954 से पहले। लेकिन 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या लिखा था कि ये ऐसे बंटवारा होगा। उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में एक चीज़ और थी 370 के तहत, कि जैसे जैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा, राष्ट्रपति अगर आदेश देंगे, तो राष्ट्रपति के आदेश से जो जम्मू कश्मीर के हिस्से के कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र होती जाएंगी। और इतने सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकले 30 साल में, 40 साल में, 1990 आते आते, कि 370 में अब कुछ भी नहीं रह गया था, वो नाम मात्र का था। 370 जो था वो नाम मात्र का बच गया था, कुछ भी नहीं था। और 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक 35A, आर्टिकल 35A बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके बनना चाहिए, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बना था।
देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कॉमा भी लगाते हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन होता है, लेकिन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जोड़ा गया था चूंकि 35A, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिस्कस नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो पढ़ा जाता है एक तरह से। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि जो महिलाएं या जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाएंगे नागरिकता से, जैसे किसी ने विवाह कर लिया जम्मू कश्मीर से बाहर, तो फिर उसको वहाँ प्रॉपर्टी या नागरिकता का अधिकार नहीं होगा, तो यानी जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं रहेगी और उसको वहाँ प्रॉपर्टी राइट नहीं होगा। तो अभी दो चीज़ें ख़त्म हुई है। 370 जो किसी काम का नहीं था, ख़त्म हो ही चुका था, लगभग ख़त्म हो चुका था। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि उसमें कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि वो सिंपल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी कर करके उसको बिल्कुल ही निहत्था बना दिया था, उसका कोई मतलब नहीं था, केवल वो एक खोल थी, तो खोल को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब वो कोई जो है किसी प्रकार का कुछ भी स्पेशल स्टेटस, लेकिन अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी रेजिडुअल बाकी है कुछ चीज़ें। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अब ये सब हुआ कैसे? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में तो ये सब, तो उन्होंने कहा कि ये कब होगा कि आप हमारे कानून आप हमारे लिए बना दीजिए। तो चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों का गठबंधन होता था, जो वहाँ की जो विधानसभा होती थी जिसमें वहाँ मुख्यमंत्री होता था और जिसकी सरकार होती थी उसकी, और केंद्र सरकार की कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी, उन दोनों के अंदर गठबंधन था और वो गठबंधन से ही चुनाव लड़ते थे। इसलिए वो लोग क्या करते थे कि आपस में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत विधानसभा एक रिजोल्यूशन पास करती थी कि हमारे लिए आप कानून बना दीजिए इस विषय पे, ये हम आपको अधिकार देते हैं। और फिर पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, उसके लिए फिर वो कानून बना देती, वो वहाँ लागू हो जाता था, जम्मू कश्मीर के लिए लागू हो जाता है। अभी जो 370 खत्म हुआ है और जो अगस्त 2019 में, तो ये जो 370 खत्म हुआ है, इस समय तो पहले वहाँ का विधानसभा जो होता है वो उसको ख़त्म कर दिया, विधानसभा तो था नहीं। तो वहाँ कौन था? वहाँ एक तरह से राज्यपाल था, गवर्नर था, और गवर्नर जो थे वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लिखा, गवर्नर ने, कि हमारे लिए आप ये 370 ख़त्म कर दीजिए। गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि 370 को ख़त्म कर दीजिए। तो उस एक्ट में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में और उस एक्ट में 370 में लिखा था कि जब जब वहाँ पर विधानसभा नहीं होगी तब पार्लियामेंट ही विधानसभा की तरह काम करेगी और वो पार्लियामेंट से ही निवेदन कर देगी, तो फिर पार्लियामेंट कानून बना पाएगी। बात समझ में आई? तो जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, एक तरह से उन केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने, गवर्नर ने निवेदन किया कि हमारा 370 खत्म कीजिए, और मॉर्निंग में 11 बजे जो पार्लियामेंट बैठी वो दोपहर 2 बजे तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा की तरह बैठी। 11 बजे से 2 बजे तक उसने जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम किया और प्रस्ताव पास किया कि हम चाहते हैं कि 370 खत्म हो। दोपहर बाद जब पार्लियामेंट बैठी तो पार्लियामेंट की तरह बैठी और उसने कहा अच्छा, आपने अभी दोपहर पहले जो हमसे निवेदन किया है हम उसको मानते हैं, और उसके ऊपर फिर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, तो 370 खत्म हो गया। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये उसका स्टाइल था, काम करने का ये तरीका था। बट ये कानूनी तरीका है, कानून में ये सब लिखा है कि ऐसा कर सकते हैं और ऐसा किया गया। ठीक है, तो बाकी तो अब आप समझ सकते हैं उसको। 370 जो है उसकी कहानी ये है। तो इसीलिए आज जो उसने महबूबा मुफ्ती ने बताया कि ये आपने पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में बदल दिया है, लेकिन अभी भी वो जो प्रॉपर्टी के दावे थे कि प्रॉपर्टी वहाँ खरीद लेंगे, क्या होंगे, वो जो अभी दूर की कौड़ी जैसा ही है, क्योंकि हाँ, लेकिन टूरिज़्म बड़ा है।
एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है, टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कांग्रेस सरकारों की प्रॉब्लम ये रही कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया पर लेकिन बहुत धीमी गति से बढ़ाया। एक तो आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा होती रही, लेकिन जब आतंकवादी गतिविधियां तो चलो अभी 80-90 की बात है, 80s-90s की बात है लेकिन उसके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, तो फिर क्यों नहीं आपने रेलवे बढ़ाया, क्यों नहीं आपने एयरपोर्ट्स बढ़ाया, क्यों नहीं आपने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाना चाहिए था। जब आपका अपना है और हम अखंड भारत की बात करते हैं और इंटीग्रल पार्ट है हमारा, तो फिर उसमें किया जाना चाहिए था। अभी जो विकास हुआ है उसमें श्रीनगर को सीधा जोड़ दिया जाएगा। अभी आप वैष्णो देवी भी जाते हैं तो ट्रेन से नीचे उतरना पड़ता, तो इधर ही है सब, फिर बाद में आपको कटरा, जम्मू जो भी है तो यहीं तक ट्रेन है। फिर आपको ट्रेन अगर श्रीनगर जाना है तो ऊपर थोड़ी सी ट्रेन है उधर वैली में, लेकिन दोनों को जोड़ने वाला नहीं है। तो ब्रिज जो बन गया है उससे आप नई दिल्ली से अब श्रीनगर की ट्रेन पकड़ पाएंगे। नई दिल्ली से अगर आप बैठेंगे तो सीधा श्रीनगर जा पाएंगे ट्रेन से। तो ये जो सुविधा डेवलप होगी और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, टूरिज्म बहुत बड़ा है, ठीक है। एक मुद्दा अफ्स्पा का है, तो आर्म फोर्स स्पेशल सिक्योरिटी बोला, वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो जम्मू कश्मीर के मामले में। बाकी अब वहाँ इलेक्शन कराए जाने की मांग है, इलेक्शन होगा तो एलजी रहेगा। लद्दाख में इलेक्शन नहीं होंगे, लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी रहेगी। लद्दाख को लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिला है, तो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली होने से वहाँ केवल यूनियन टेरिटरी वाली बात है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक विधानसभा बनेगी, लेकिन उसमें वही है कि गवर्नर रहेंगे कि चूँकि यूटी है, अब चूँकि यूटी से और यूटी विथ लेजिस्लेटिव तो उसका दिल्ली टाइप का दर्जा हो जाएगा, और दिल्ली का होके फिर उसमें पावर थोड़े से कम हो जाएंगे। दिल्ली के पास जैसे पुलिस नहीं है, पुलिस के मामले पुदुचेरी सारा कर सकता है ना, पुदुचेरी सारा कर सकता है। ये पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को देख के इसके अलावा सारा कर सकते हैं लगभग। जम्मू कश्मीर जो है वो तीनों नहीं कर पाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लंबा चलेगा। अभी जो राजा हरि सिंह ने और भारत की तरफ से माउंटबेटन ने साइन किया था, ठीक है, क्योंकि तब तक गवर्नर जनरल यहाँ पर वायसराय के तौर पे माउंटबेटन था, तो माउंटबेटन ने ही साइन किया था। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट में जो स्टोरी मैंने जम्मू कश्मीर की बताई आपको समझ में आए। बाकी जो है मुद्दे नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में बाकी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दमन दीव और इन सब की जो बात करें वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कमीशन जो है वो है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन, एक तो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुई थी अभी। तो जब 1989 में 61st अमेंडमेंट, 61st या कौन सा अमेंडमेंट था, हाँ 61st ही था ना, जो एज थी वो 21 से लेके क्या कर दी थी, 18 ईयर कर दिया था। हाँ 1989 या 88 एक ही बात है। 89 में वो एक्ट बन गया होगा, वहाँ वो लागू किया होगा, कोई नहीं। तो वो जब 21 साल से जब 18 साल कर दिया तो करोड़ों युवा जो है वो वोटर बन गए एक साथ। 18 से 21 वाले जितने भी थे, जो पहले वोटर नहीं थे बाद में वोटर बन गए, तो नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए। तो उस चैलेंज को देखते हुए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, और पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं या उसको इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, 2 चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये और अपॉइंट किए गए ताकि काम जो बड़ा है तो उसको अच्छे से डील कर सकें। फिर हटा दिया उनको 91 में, 2 में बाद में जाके देखा कि ये तो ज़रूरतमंद हमेशा के लिए हो गई है, तो फिर वापस अपॉइंट कर दिए। तब से लेके अब तक 3 लोग अपॉइंट होते हैं। तो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आप देखते हैं कि एक राइट साइड में जो है वो सीनियर मोस्ट होता है, वो बैठता है, फिर उससे नेक्स्ट जिन सीनियर होता है वो बैठता है, तो दोनों पास में बैठते हैं, तीनों मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इस बार चूँकि उसके अपॉइंटमेंट में जो है हमारे चीफ जस्टिस CJI को नहीं बुलाया गया, तो उसके ऊपर बहुत झगड़ा हुआ। तो वही एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, तो वो मुद्दा यहाँ पे भी आएगा इलेक्शन कमीशन वाले में। अब इलेक्शन कमीशन 324
जो है भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा। तो 324 भी इम्पॉर्टेंट है, 325 भी करना है, 326 भी करना है, 327 भी करना है, 328 भी है और 329 भी है और 330 जो है वो रिजर्वेशन हो जाएगा चुनाव में रिजर्वेशन। तो 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल आपको करना है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में या और कहीं, उसकी लैंग्वेज में नहीं जाना है, आपको अपनी लैंग्वेज में उसका एक्सट्रैक्ट लिख देना है, एक एक दो लाइन। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। तो इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम चीज़ें लिखी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम लिखी हुई है। बहुत सारी चीज़ें बाहर प्रैक्टिस हुई है और कुछ स्टैट्यूटरी है, जैसे कि RPA 1950 एंड RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये जो RPA 1950 और RPA 1951 है, ये दोनों ने जो है बहुत सारा इलेक्शन कमीशन में, उसमें इलेक्शन कमीशन की शक्तियां भी आ जाएंगी, खास करके डिस्क्वालिफिकेशंस भी आ जाएंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैसे आएंगे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे आएंगे, इलेक्शंस कैसे होंगे, प्रोसीजर, और MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो अभी लगा हुआ है। तो यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा, इलेक्टोरल RPA 1950 1951। डिफरेंस जरूर इसका टेबल मिल जाएगा, गूगल पे जाइएगा तो वहाँ आपको इमेजेस में आपको बहुत सारे ऐसे चार्ट मिल जाएंगे, इन्फोग्राफिक्स में जा कर के निकाल सकते हैं। तो आज ही जा कर के पढ़िए इसको। दूसरे नंबर पे MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और तीसरे नंबर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार जितने भी हुए हैं। तो आपका होमवर्क ये है कमीशंस में, और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन के पावर बहुत ज़्यादा है। कब? जब उसको निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने हैं, इंडिपेंडेंसी। तो जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी ज़रूरी है, वैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी बहुत ज़रूरी है, उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिपेंडेंट जिनको भी रखा जाता है उनका वेतन भत्ते और उनकी जो सुविधाएं हैं उनको CFI पे नहीं रखा जाता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे नहीं रखा जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो भारत की संचित निधि जिसको हम बोलते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 1 रुपया भी निकाला जाएगा तो संसद ही सैंक्शन करता है, यानी पार्लियामेंट सैंक्शन करेगा। लोकसभा राज्यसभा से पूछना पड़ता है, खास करके लोकसभा से। और लोकसभा से जब पूछा जाएगा, मान लीजिए, और ये जिम्मेदार पद है, इंडिपेंडेंट रहना, इनको फ्री रहना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, उधर फ्री एंड फेयर फैसले देने हैं। और फ्री एंड फेयर फैसले सरकार के खिलाफ भी, सरकार 50% से ज़्यादा जो पेंडेंसी है उसमें 50% से ज़्यादा में सरकार खुद एक पार्टी है जिसके खिलाफ फैसले देने पड़ सकते हैं उसको। इसलिए एकदम से जुडिशरी को स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको तो कई बार आता है कि NJSC में सरकार को तो पावर है, और NJSC जो है, NJEC जो है वो अपॉइंट करेगा, अपॉइंट तो कर देगा, लेकिन उसी के खिलाफ फिर वो फैसला कैसे देगा? उसके खिलाफ फैसला नहीं दे पाएगा ना सरकार के खिलाफ, क्योंकि उसी ने तो अपॉइंट किया है। तो पहले ही उसके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। और पहले क्या दिक्कत आ जाएगी? या तो पनिशमेंट की या फिर पुरस्कार की, कि तुम अगर हमारे हिसाब से फैसले दोगे तो तुम्हारे लिए पुरस्कार तैयार है, तुमने हमारे हिसाब से फैसले नहीं दिए तो तुम्हारे लिए पनिशमेंट तैयार है। तो फिर निष्पक्ष नहीं रहा जा सकता, स्वतंत्र नहीं रहा जा सकता। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इनके अपॉइंटमेंट को इतना कठपुतली की तरह नहीं रखा जा सकता। और जो अभी पिछले दिनों हुआ वो सब ठीक नहीं था, ठीक है ना? तो वो उसके ऊपर आएगा क्वेश्चन, तो आप इलेक्शन कमीशन का ये वाला रख सकते हैं। एक इलेक्शन प्रोसेस अभी इन दिनों में चल रहा है, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए आप, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस। तो फर्स्ट जो है वो होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से इलेक्शन की घोषणा शुरू होती है। उसके पहले इलेक्शन कमीशन जो होता है वो खूब सारी मीटिंग्स करता है होम मिनिस्ट्री के साथ में। होम मिनिस्ट्री के साथ में इसलिए करता है वो
कि उसको कितने चरणों में चुनाव करवाना है, क्योंकि उसको बहुत सारी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पैरामिलिट्री फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं भारत में लिमिटेड है, बॉर्डर पे लगनी है, इधर लगनी है, इंटरनल सिक्योरिटी के लगनी है। कई सारी बटालियन जो हैं वो वहीं पे रहेंगी, हेडक्वार्टर पे रहेंगी। लिमिटेड फोर्स को ही वो लोग फील्ड में लगा सकते हैं, और लिमिटेड फोर्स जब फील्ड में लगानी है तो इसलिए कई चरणों में चुनाव होता है। तो कई चरणों में चुनाव का मतलब है कि उसी फोर्स को फिर डिप्लॉय कर देंगे दूसरी जगह पे, क्योंकि पहले फिर बाद में तो ईवीएम की सुरक्षा करनी है केवल, तो ईवीएम के लिए कुछ फोर्स रोक देंगे, बाकी सारी फोर्स वहाँ से उठा करके फिर अगले चरण में दूसरी जगह भेज दी जाएगी। जहानाबाद का जो जेल टूटा था उसमें अधिकांश जो लोग थे वो बहुत सारे ऐसे लोग थे, वामपंथी थे, यानी कि कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट मतलब पार्टी वाले नहीं, माकपा वाले, माकपा जो नक्सली थे, उग्रवादी थे। और उनको पता था, सारे इंटेलिजेंट थे, उनके पास इनपुट था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और सारी फोर्स यहाँ से बाहर चली जाएंगी। तो यहाँ जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, पुलिस वाले, जेलर और ये कुछ जो है जेल के सुरक्षा, यही है बस। अगर इसको तोड़ दिया तो बाहर कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो पूरा जेल टूट गया, सब जेब कतरा से लेके सारा बाहर, सब बाहर हो गए। तो इसलिए फोर्स को मूव नहीं करा सकते, फोर्स को, सारी फोर्स को एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए चरणों में चुनाव होता है। तो कई बार आता है कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं करा देते, इतने सारे चरण की क्या ज़रूरत है, इतनी स्टेजेस की क्या ज़रूरत है। तो उसका कारण समझ में आ गया होगा। तो वो बैठक होने के बाद में नोटिफिकेशन आता है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लगभग 2 घंटे की, और फिर वही बवाल मीडिया चैनल वाले सब लेके बैठ जाते हैं कि बस अब कहाँ कौन कौन से चुनाव किस किस दिन होंगे, कौन से राज्य में कब कब चुनाव है। तो वो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप लागू हो जाता है। एमसीसी है, चुनाव की आदर्श आचार संहिता। ये सारी चीज़ें संविधान में नहीं है, ये सब आरपीए से निकली है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वहाँ से तैयार की है। ठीक है। कुछ ऑफिसर्स हैं, जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जनरली वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर। जो एसडीएम होता है उसको असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ बोलते हैं, एआरओ। जो स्टेट लेवल पे चुनाव आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, नेशनल कमीशन ऑफ इलेक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, चुनाव निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, सीईओ। तो सीईओ एमपी, आप वेबसाइट पे जाएंगे, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी अलग चीज़ है, और चीफ इलेक्शन ऑफिसर अलग चीज़ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग है और राज्य निर्वाचन आयुक्त अलग है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो वाला कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराता है। तो भारत में 2 तरह के इलेक्टोरल रोल हैं। तो अभी जो एक साथ साइमल्टेनियस वाली जो बात चल रही है पोल की, उसमें साथ एक और आ रहा है कि कॉमन इलेक्टोरल पोल बनाना है, रोल बनाना है, सॉरी, कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाना है। उसके ऊपर लिख लीजिए, व्हाट इज कॉमन इलेक्टोरल रोल। संयुक्त मतदाता सूची, एक ही मतदाता सूची होगी। अभी 2 मतदाता सूची चलती है। इलेक्टोरल दो टाइप के होते हैं। एक इलेक्टोरल रोल होता है जिससे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, और दूसरा होता है जिससे पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव करवाता है वो राज्य निर्वाचन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और उसके जो चीफ होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वो रिटायर्ड आदमी भी हो सकता है, रिटायर्ड आईएएस जनरली। यहाँ सीनियर मोस्ट नहीं होता, मतलब थोड़ा सा सेमी सीनियर मोस्ट कह सकते हैं, बीच का ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का। अभी अनुपम राजन है मध्य प्रदेश में, सीईओ एमपी, उधर अलग है। राज्य निर्वाचन आयोग तो डिफरेंट चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य निर्वाचन आयोग फॉर लोकल बॉडीज और स्टेट इलेक्शन, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो स्टेट में होता है उसका नाम है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, सीईओ। वो होगा फॉर लोकसभा एंड विधानसभा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। तो ये ऑफिसर्स हैं, और वहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन है ही।
तो ये सारे ऑफिसर्स मिल करके नीचे जाएंगे तो ERO भी है, और नीचे जाएंगे तो सेक्टर मजिस्ट्रेट, मध्य प्रदेश में सेक्टर मजिस्ट्रेट बोलते हैं, पूरे इंडिया में सेक्टर ऑफिसर बोलते हैं, और जोनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। मध्य प्रदेश में दोनों का नाम मिला करके सेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिया, ऑब्लिक करके लिखा रहेगा, स्लेश होगा, फिर जोनल मजिस्ट्रेट। यूपी में जाएंगे अलग नाम है, बिहार में अलग नाम है, तो सेक्टर ऑफिसर या जोनल मजिस्ट्रेट दोनों एक ही होता है। हमारे यहाँ उसका दोनों का नाम मिला के बना दिया सेक्टर मजिस्ट्रेट, ठीक है, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर। उधर का सेक्टर ले लिया, जोनल मजिस्ट्रेट का मजिस्ट्रेट ले लिया, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो ये लोग कुछ बूथ पे होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कुछ एजेंट होते हैं जो कैंडिडेट की तरफ से होते हैं। उनमें होता है एक इलेक्शन एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है, मतलब एक पद है इलेक्शन एजेंट। इलेक्शन एजेंट मैं ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरा अभी पेपर बनाते वक्त यही सब चल रहा है, चारों तरफ यही सब चल रहा है, तो ये डीप में पता होना ज़रूरी है। तो इलेक्शन एजेंट जो होता है वो उम्मीदवार का खास आदमी होता है। जैसे नरेंद्र मोदी अभी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो हमेशा वो वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, वो पूरे देश में भ्रमण करेंगे, लेकिन ढेर सारी परमिशंस लगती हैं जिसके ऊपर उम्मीदवार के सिग्नेचर लगते हैं। तो फिर वो सिग्नेचर कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे वो इलेक्शन एजेंट करेगा, जिसको भी वो इलेक्शन एजेंट नियुक्त करेंगे वो करेगा, वो सिग्नेचर करेगा। तो इलेक्शन एजेंट जो है वो सिग्नेचर करता है कैंडिडेट के बिहाफ पे, वो इलेक्शन एजेंट होता है, और वो सिग्नेचर कर रहा है मतलब कैंडिडेट ही कर रहा है। ढेरों परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। हेलीकॉप्टर उतरना है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्कूल के प्रिंसिपल का लगेगा, स्कूल के ग्राउंड में उतर रहा है तो। मंच बनाने की परमिशन लेनी होगी, पोस्टर लगाने की परमिशन लेनी होगी, व्हीकल लिया है तो उसके ऊपर परमिशन चिपकानी पड़ेगी कि ये व्हीकल चुनाव प्रचार में उपयोग में आ रहा है। तो ढेरों परमिशन लगती हैं, ठीक है, और भी कहीं पे भी साइन होता है। दूसरा होता है एक पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट तो वो बूथ पे रहता है, मतदान पे एजेंट होते हैं जो बैठते हैं, वो पोलिंग एजेंट, वो इलेक्शन एजेंट ही नियुक्त कर देता है कैंडिडेट के बिहाफ पे। बहुत सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने खुद ने इलेक्शन लड़ा है, लोकसभा भी और विधानसभा भी, तो मैंने खुद ने नियुक्त किए थे, तो मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें। मैं इतने डीप में इसलिए बताता हूँ। एक काउंटिंग एजेंट होता है जो काउंटिंग में बैठेगा, कैंडिडेट के बिहाफ पे काउंटिंग में बैठता है। तो अगर वो पर्चा लेके जाएगा, लेटर लेके जाता है, ऐसा पर्चा छपा हुआ है, इलेक्शन कमीशन छपे हुए सारे खाली पेपर आप वहाँ कलेक्ट्रेट से ला सकते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने का फ़ायदा ये होता है कि ये सारे पेपर निःशुल्क मिलते हैं, अदरवाइज़ फोटोकॉपी के पैसे देने होते हैं, वहाँ पैसे में मिलते हैं। इलेक्टोरल रोल भी पैसे में मिलता है। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई, भारत में भी 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, तो उनकी लिस्ट बना लीजिएगा कौन कौन है, कब से हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनने की क्या शर्तें हैं, ये सब है इम्पोर्टेंट। क्योंकि आम आदमी पार्टी अब 4थे नंबर की पार्टी है भारत में, तो वो सामान्य पार्टी नहीं रही, वो राष्ट्रीय पार्टी है। और आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनका नाम और चुनाव चिन्ह सबसे ऊपर होता है। तो आम आदमी पार्टी में AA आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली उसका नाम ऊपर जाता है, फिर बहुजन समाज पार्टी का आता है, फिर आता है बीजेपी का, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पुरानी नहीं तो वो भी A से कुछ नाम रख देते हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस हुआ तो उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रख लिया। तो ए अगर आ गया तो आपका बटन ऊपर आता है। तो बीजेपी ऊपर आती है, तब वो यही कहती थी ना उस समय में सबकी, पहला बटन दबाओगे तो मशीन चालू होगी उसके बाद वोट चालू होंगे। मेरे टाइम पे तो यही किया था उनने तो मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं तो 8वें नंबर पे था। तो इंडिपेंडेंट सबसे आखिरी में होते हैं, फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, पहले नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अल्फ़ाबेटिकली, फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, देन इंडिपेंडेंट्स, वो भी अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम जैसे हैं, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रीय पार्टी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं? सामग्री सारी फ्री मिलती है, मीटिंग में बुलाते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग जब भी होगी, तब चुनाव आयोग जब कोई डिसीजन लेगा बड़ा, तो
ये एमसीसी कंडक्ट होगा तो डिटेल समझाने के लिए या शर्तें बनाने के लिए, आरपीएम में अमेंडमेंट होगा तब उससे पूछा जाएगा ऑल पार्टी मीटिंग में। तो कुल मिला के उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत हो जाता है। डेमोक्रेसी में बहुत मायने रखता है राष्ट्रीय पार्टी होना, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो मैं कल और डिस्कस करूँगा इससे बचे हुए, ठीक है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीया माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की